स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 14। टॉपिक क्या चल रहा था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, किसके ऊपर काम करता है ये भाई बताओ? कैसे पता चलता है? टॉर्क। टॉर्क पढ़ा था ना, कोई भी अगर हमारा मैग्नेट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा या फिर कपल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा, है ना। तो इसका मतलब वो जो कपल फोर्स है उसको कह सकते हैं अपन टॉर्क, है ना। एक रिलेशन निकाल लिया था विद द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें पता चला था कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बताइए? mb sin थीटा, जहां पर थीटा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सिंपल है ना। अभी यूज करेंगे तो जैसे ही अपन ये जो बना रहे थे डिवाइस बना रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर काम क्या होता है पहले बताओ फटाफट? क्या करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। ठीक है, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। गैल्वेनोमीटर पहली बार कहां पड़ा था? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहां हुआ था? 10th क्लास में, है ना, एनसीईआरटी में। फिर वहां से पता एमीटर होता है जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर किया जाता है। हम लोग ने जब 12th में पढ़ा तो हमने सीखा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग कहते थे कि एक कॉइल, देखो ध्यान से उसमें लिखा हुआ है कि कॉइल के बारे में पहले से उसमें सिखाया गया, लेकिन वो बताया नहीं कॉइल वर्क कैसे करती है। और मैंने कहा था कि जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट तो जान जाएंगे, है ना। ये वही कॉइल है, इसकी बात वहां करते हैं जिसका रेजिस्टेंस अपन क्या लिखते हैं? Rg लिखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल लेते हैं ना गैल्वेनोमीटर का, ठीक। और किस कैसे कन्वर्ट करते थे? शंट रेजिस्टेंस लगाते थे किसके पैरेलल? पैरेलल विद रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना, जिससे कि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट कहां चला जाएगा? शंट से, और कम अमाउंट ऑफ करंट कहां जाएगा? तो गैल्वेनोमीटर अपना नॉर्मली जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा, लेकिन जो रीडिंग आएगी वो किसके लिए लिख देंगे हम लोग? एमीटर के लिए लिख देंगे, है ना। तो ये था उसमें कंसेप्ट। तो ये जो इसका कहते हैं ये रोटेशन जो होता है उसका कॉज क्या था? वो कॉज हमने कहां पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, दैट इज टॉर्क। और टॉर्क कैसे आता है? अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम लोग ने कॉइल को प्लेस कर दिया, ठीक। और कॉइल को इस तरीके से प्लेस किया कि वो अपनी जगह पॉइंट उसको फिक्स कर दिया इस तरीके से कि वो रोटेट कर सकती है और सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकती है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट आपने इंड्यूस कराया तो पहले से यहाँ पर क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किधर से? नॉर्थ से साउथ की। तो ये क्या लिख दूंगा? बी यूनिफॉर्म, ठीक। कंडीशंस याद होनी चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जैसे ही करंट फ्लो करता है कॉइल के अंदर तो क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। मैंने ये एरो बना दिया था पिछली क्लास में, तो ये मिटेगा नहीं अनटिल मैं इसको पूरा रिमूव कर दूं। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको, ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता है? ऐसे, है ना। अब इसके हिसाब से हमने राइट हैंड थंब यूज किया, तो ये कर्व क्या है? करंट को फॉलो कर रही है। जैसे ही क्लोज करेंगे आई एम गेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड, ठीक। इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, है ना। और टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? m क्रॉस b। ध्यान से देखना, डायरेक्शन और रोटेशन ऑफ द कॉइल कैसे निकालेंगे अपन? m क्रॉस b की मदद से निकालेंगे ना, तो रिजल्टेंट आपको फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में अपने को इस निडल को यहां से यहां ले जाना है, तो इसको इस तरीके से घुमाना है, तो आपको करंट का डायरेक्शन उस हिसाब से लेना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये है आपका m क्रॉस b, ठीक। तो m क्रॉस b आपका इस तरीके से होगा सच दैट जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो इसके परपेंडिकुलर, ताकि ये इसको इस तरीके से घुमाए, ठीक। अब इसमें एक और कांसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। करंट फ्लो कराया है ना, कुछ फोर्स लगा होगा, कपल फोर्स लगा होगा, और ये इस तरीके से स्पिन किया होगा, वो सब बात ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही है तो मैं चाहता हूं उसको भी बता के खत्म करूं। यहां पर m क्रॉस b से हमें क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। जरा मुझे ये बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? उस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो कॉइल में नॉर्थ और साउथ किधर होता है? मैग्नेटिक मोमेंट से अगर निकालना चाहें तो पोल को ही हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। तो ये पोल से ही देखते हैं, है ना। जरा यहां निकाल के बताओ जरा m क्रॉस b के से रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है? टॉर्क तो दिख रहा है ना इस तरीके से, इधर देखो, इसको जब ऐसे देखो, ये है ना, इसको ऐसे रख के ऐसे m क्रॉस b था, तो m से b की तरफ आएंगे तो क्या होगा? ये
क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे जा तो ये डायरेक्शन और रोटेशन आपको दिखा रहा है टॉर्क किधर लगेगा, ठीक। तो जो मुझे खा रहा था इसके मैं आ गया कि आप पूछ नहीं रहे मुझसे बार बार, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एरर दिख गया, मुझे इस डायग्राम में एक एरर दिख गया, और वो आप नहीं देख रहे हो, पता नहीं क्यों देखना नहीं चाहते हो। ध्यान से देखोगे दिख जाएगा आपको भी, और अभी दिखेगा, जस्ट इसके बाद दिख जाएगा। अब दिखने वाला है, ठीक। आप ध्यान से देखना, अगर मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड होगा तो एम क्रॉस बी करेंगे तो टॉर्क तो यूं आ जाएगा, यूं आ जाएगा, तो ये भाई कहां जाएगा? तो ये गलत है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? इस वायरिंग की इस तरीके से है कि ये करंट यहां से यहां आना चाहिए, हाँ, तब तो सही हो जाएगा ना। आप करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर चला जाएगा, और अब अपन एम क्रॉस बी करेंगे तो टॉर्क सही डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बातें तुम लोग को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, पढ़ने आए हो भाई, ठीक। समझ में आया कुछ? क्या कहना चाह रहा था मैं इतनी देर से, ठीक। हमेशा स्मॉलर एंगल को ही कवर करता है एम क्रॉस बी। तो जब आप अगर ऐसे बना भी लोगे तो आपको इस तरीके से एम मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा बी। ये फिर भी छोटा एंगल है कंपेयर टू आउटर, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो जब आप ऐसे घुमाओगे तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हवा में, ठीक है। चले भाई, तो इस तरीके से होता है, तो ध्यान से, मतलब अपने को यहाँ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। अगर ये किसी को नहीं भी आता है तो 1% भी तुम्हें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। यस सर, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। फिर टॉर्क का फॉर्मूला होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू क्रॉस बी करेंगे अपन, और एम बी साइन थीटा, ठीक। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, आ गया। आगे बढ़ जाएं? यस सर। तो यहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ देखिए, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल, हाँ, जो मैं बताने जा रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये निडल यहाँ से यहाँ चली जाएगी, जब निडल आगे चली जाएगी और करंट अगर आपने जीरो कर दिया, रीडिंग मिल गई, करंट जीरो कर दिया भाई, तो इस निडल को वापस से जीरो पे आना पड़ेगा ना। तो इस कॉइल को जहाँ फिक्स करते हैं, जिस पॉइंट पे फिक्स करते हैं, वहीं पर एक स्प्रिंग लगाते हैं। ध्यान से देखो, ये एक लाइन बनी हुई है ऐसे सर्कल सर्कल करके, वो स्प्रिंग बनी हुई है, जो कि जब इसको आप इस तरफ ले जाओगे तो वो टाइट होगी, है ना, मतलब आपकी एक्सपैंड होगी, वापस से वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी। कहाँ पढ़ा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था ना। जब अपन क्या करते हैं, ब्लॉक लगा देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ अरेंजमेंट पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, ऐसे होता है, एक कॉइल होती है ना, इस तरीके से। तो अपन जब क्या करते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है, मतलब अभी ना स्प्रिंग एक्सपैंडेड है ना फिर कंप्रेस्ड है, तो इसको अपन यहाँ से x = 0 से जब आगे खींच के लेके जाते हैं फोर्स लगा के, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाती है, जो चाहती है वापस स्प्रिंग को अपने पुराने स्टेट पर लेकर आए। तो ऐसा ही होगा यहाँ पर भी, स्प्रिंग जब ये निडल आगे जाएगी तो स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, है ना। फिर जैसे ही आप करंट जीरो करोगे वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। जैसे टॉर्क जीरो होगा, वापस स्प्रिंग क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, तो स्प्रिंग वापस से इसको जीरो पे लेके आएगी। जब मैं आगे रीस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा तो वहां डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए रीस्टोरिंग का कॉज क्या है, स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स। फिर आगे एक नई चीज सीखोगे तुम पहली बार, जो थीटा होता है क्वांटिटी होती है, ताकि रिप्रेजेंट करती है कि स्प्रिंग जब रोटेट होती है एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ। ये कहां पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आखिरी चैप्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए अभी जितना आता है समझ में उतना करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो इसको, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल क्या है? इट इज वर्किंग बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। लिखो, लिख लिया? अरे बहुत बढ़िया, चलिए लिखिए, करंट सेंसिटिविटी। चलो अच्छा, एक दो तीन चीजें लिख लो, टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो, है ना, जो यहाँ लगने वाला है, कुछ चीज लिख लो, काम आएगी। लिखिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा n i, ये क्यों होगा? चलो अच्छा है, मैं बता दिया सर। ये तो ni ये भी है m, मतलब मैग्नेटिक डायपोल सर। ये जो ni है वो m है और m क्रॉस b है। सही कह रहे हैं लोग एकदम। क्या कह रहे हैं ये? कॉइल के लिए कह रहे हैं, तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, n × i × a क्या था, एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल था, है ना। तो बस यहाँ पर m को रिप्लेस कर दिया ni a वेक्टर से, तो यहाँ a क्रॉस b हो गया। तो a वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ द, लिख लो,
ठीक है। और बी तो आप जानते ही, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, तो अपन इसको लिख सकते हैं NIAB साइन अल्फा। अल्फा तो जानते ही क्या है, दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल, ठीक है। इस केस में अल्फा क्या होगा, क्या 90 नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, वो एरो एक्सटेंड करो। चलिए हम इसमें बता रहे हैं आपको, अल्फा 90 अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि आपका जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल होगा वो कितना बनाएगा, 90। ये अल्फा कितना, 90। तो ये जगह टॉर्क NIAB, ठीक है। यस सर। लिख डालो। लिखिए रीस्टोरिंग टॉर्क, यहां से लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रीस्टोरिंग टॉर्क अब आपको अच्छे से समझा दिया रीस्टोरिंग टॉर्क कहां से आएगा, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स से आएगा, है ना। रीस्टोरिंग इसकी होती है सी थीटा। थीटा क्या होता है, लिखिए ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, कितना ट्विस्ट हो रही है इसमें, है ना। ये थीटा आपका ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कितना ट्विस्ट आप करते हो स्प्रिंग को, देखो सर्कुलर स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, अब ये वर्ड सुनना ध्यान से, आराम समझोगे समझ में आएगा। डिफ्लेक्टिंग मतलब जीरो से निडल को जो डिफ्लेक्ट करने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस किया गया, किसके कारण, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है उससे क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क की वैल्यू कितनी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो होगी उतनी ही वैल्यू होगी रीस्टोरिंग टॉर्क की, सी कांस्टेंट है, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बराबर होगा रीस्टोरिंग टॉर्क के। अगर ऐसा नहीं होता है तो निडल जीरो पे आएगी क्या, नहीं। अगर डिफ्लेक्टिंग ज्यादा हो जाए और रीस्टोरिंग मतलब, जब पता ही कब होता है, जब कभी मीटर में देखो जीरो पे नहीं आता है, वो शुरू ही करता है 1 2 से शुरू करता है। पता है कब होता है, जब एजिंग हो जाती है, स्प्रिंग के अंदर एजिंग इफेक्ट होता है, मतलब पुरानी हो जाती है तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स कम होने लगता है, ठीक। तो स्प्रिंग इतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कम हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, तो जीरो पे कभी आएगा नहीं। अब सेकेंड टाइम जब वो स्टार्ट होगा, जहां पर भी वो निडल थी वहीं से स्टार्ट होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको और आगे ले जाएगा। अब स्प्रिंग फिर वापस से उसको लेके नहीं आ पाएगा, इस तरीके से मीटर खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपकी अगर स्प्रिंग बदल दें तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पर, लिखिए इसके आगे, रुको मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। चलो लिखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, रीस्टोरिंग, दोनों बराबर, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, NIAB विल बी इक्वल टू सी टा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी थीटा अपॉन n। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, अब इसे निकाल, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो C भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट। तो बचा क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट या फिर ट्विस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहां से कह सकते हैं I डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है भाई, थीटा, ठीक है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड is proportional to the, लिखिए इसके आगे, the deflection produced is proportional to the current flowing through the coil, ठीक है। नेक्स्ट करंट सेंसिटिविटी, हेडिंग लिखिए करंट सेंसिटिविटी, ये होता है थीटा अपॉन आई, ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख लीजिए,
द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, Yes, sir. when unit current, when unit current मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक है, is flowing through it. ठीक है, क्या हो जाएगा ये NBA अपॉन C, ठीक है, यूनिट क्या होगी रेडियन पर एम्पियर, ठीक है बेटा। देखो थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ही तो है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. नेक्स्ट होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, यही लिख देते हैं, नेक्स्ट लिखना है यहीं से वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए, a deflection per unit voltage, the deflection per unit voltage across voltmeter, across, तुम कहोगे ये वोल्टमीटर कहाँ से आ गया, तो मैंने सिखाया था ना वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, शंट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, किससे, गैल्वेनोमीटर से, तो यही बन जाएगा आपका वोल्टमीटर, तो वहां से आने लगेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। Yes. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन वी, वी जो वोल्टेज मेजर हो रहा है, ठीक है, थीटा तो जानते ही क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं NBA अपॉन CR, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर वोल्ट होगा ना भाई, एम्पियर कैसे हो सकता है भाई, थीटा अपॉन वी लिखा है ना, ध्यान से, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ये, जल्दी जल्दी करते जाओ। नेक्स्ट, ये हो गया बेटा, अब पढ़ते हैं अपन एडवांटेज एंड, एडवांटेज क्या क्या होगा, लिख लो फटाफट, लिखो क्विकली लिखो। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो एडवांटेज ऐसी चर्चा कर लेंगे। पहला क्या है भाई, जो भी ग्राफ बनेगा डिफ्लेक्शन का विद द करंट, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा क्या नहीं होगा, क्यों, कैसे होगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, लिख लो, यही पॉइंट है पहला, ठीक है। तो लिखिए द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, छोटा लिखते हैं ना, तुम लोग तैयारी करनी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। Yes, sir. दैट इज Current is directly proportional to a spring twist. that is linear scale can be used to measure it, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मेजर द डिफ्लेक्शन लिख लो, यहाँ पर मेजर द डिफ्लेक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिख लो फटाफट, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, sensitivity of galvanometer can be increased by increasing N, B and A and decreasing what, C, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बहुत हाई स्प्रिंग कांस्टेंट है, सुनना, बहुत हाई स्प्रिंग कांस्टेंट वाला अगर मैंने स्प्रिंग यूज किया, ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, तो मुझे इनिशियल टॉर्क निडल को 0 से रीडिंग निकालने के लिए
ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? मैंने कहा कि मैंने जो स्प्रिंग लगाई उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे जो इनिशियल टॉर्क चाहिए निडल को 0 से मूव कराने के लिए वो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? वेरी गुड, ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्यों? फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है ना, F इक्वल टू क्या होता है, kx होता है ना। तो क्लियरली ये k की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भैया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, तो कम कैसे होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही बात कह रहे हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो n बढ़ा दो, b बढ़ा दो, a बढ़ा दो और c को, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, चलिए लिखिए, द कॉइल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज करो थोड़ा, मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए सेंटेंस रिफ्रेम कर रहा था, इसको ऐसे रखो, यही लो, एज द, इसमें कुछ नहीं कर सकते। एज द पहले से बता रहे हैं कि ये जो कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी गई है, ठीक है, ये समझाने का मतलब है इसका। लिखिए, आगे लिखिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सो इट्स deflection is not affected या affected लिख लो यार, वर्ड ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, affected by external, बाहरी फील्ड से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब गैलोमीटर कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट लिखिए, एज द कॉइल इज wound over a metallic frame, the eddy current produced in the frame, the eddy current produced in the frame, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, परेशान मत हो, एडी करंट के बारे में अच्छे से बताएंगे। ये ट्रांसफार्मर में बताया था शायद, हाँ पढ़ेंगे, अभी आगे EMI में पढ़ लेंगे, ठीक है, AC में भी मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, frame brings the coil to rest quickly, brings the coil to rest, इसका मतलब पता है क्या कह रहे हैं? जैसा एडी करंट के बारे में नहीं पता है आप लोगों को, तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज समझ लो कि जिस डायरेक्शन में अपन करंट फ्लो करा रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उससे होगा क्या? उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, फिर टॉर्क भी उल्टा हो जाएगा। जब टॉर्क उल्टा जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स का, रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग लगा रही थी उसका सपोर्ट करने लगेगा, तो और जल्दी नीडल कहाँ आएगा? जीरो। समझ में आया? इस तरीके से ऐसा होता है। अब ये कॉज क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए डिसएडवांटेज। लिखना है बेटा? कुछ लिख लो। हो गया? कुछ छूट जाए किसी का तो लिख लो भाई। नदीम सबका हो गया? यस सर। चले भाई आगे चलो लिखो। लिखिए पहला, a moving coil galvanometer sensitivity, a moving coil galvanometer sensitivity cannot be changed
जब चाहो तब नहीं बदल सकते अनटिल पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस करो, ठीक है। ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि आप वो कर दें और इससे आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाए। आपको फ्रेम को खोलना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको सेटअप चेंज करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। जैसे NBA बोला मैंने, एरिया क्रॉस सेक्शन खोल चेंज करने के लिए पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, कॉइल का नंबर टर्न बढ़ाने के लिए फिर भी खोलना ही पड़ेगा। तो मतलब कोई भी ट्विकिंग नहीं कर सकते बिना उसको डिस्टर्ब किए, ठीक। लिखिए, इट कैन बी damaged easily by overloading। आपने अच्छे से देखा, इसमें कोई प्रोटेक्टिंग कॉइल तो है नहीं, है कि नहीं? इसमें शंट रेजिस्टेंस तो है नहीं जिसको बचा लेगा, तो इसको आसानी से आप खराब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, Yes. डन हो गया, ठीक। नेक्स्ट, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब पढ़ेंगे अपन वर्क डन इन रोटेटिंग, गलत है ये हेडिंग, गलत है, लिखिए, इसमें लिखिए हम जो लिखवा रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज रॉन्ग। मैग्नेटिक डाइपोल तो जानते ही हो क्या होता है, नहीं जानते हो? एक परमानेंट मैग्नेट को प्लेस कर दें तो उससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब उनको साथ में क्या कहेंगे, एक मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे, है ना। डाइपोल मोमेंट ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो करो, कैसे करोगे इसको, किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर हमें करना है, ये कहाँ डायग्राम पढ़ा था हमने, अरे बाबा ये डायग्राम इतनी बार पढ़ा हुआ है, याद देखो यहाँ पे, है ना। अब वर्क डन की बात हो रही है, हमने अभी तक सिर्फ टॉर्क के बारे में पढ़ा था, वर्क के बारे में नहीं पढ़ा था। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक, इसमें एक एंगल बना ही रहा होगा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो जरा देखते हैं कितना आता है, आपको करके दिखाओ जरा मुझे। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा हुआ है ऑलरेडी, करो तो, ठीक है। जब रोटेट करते हैं तो वर्क डन का देखो बहुत बेसिक है, जिसको मतलब कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है। वर्क बराबर क्या होता है, काय बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना। वेरी गुड, मतलब यानी कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की जगह जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तब तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करते हैं तो फोर्स की जगह कौन ले लेता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डी थीटा कहेंगे, और फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क। और वर्क क्या होता है, एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अब तो करके दिखाओ, तो क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं, लिखिए लिखिए इसमें लिखिए, वर्क डन इन rotating a dipole in uniform magnetic field, a dipole in uniform magnetic field by d थीटा। कितना रोटेट किया हमने, d थीटा से। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है जो एंगल बनाता है, ठीक है। तो dw will be equal to what, टाउ डॉट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तभी हमें स्केलर आंसर मिल सकता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, mb sin थीटा, और d थीटा है ना, क्या हो जाएगा, mb sin थीटा d थीटा, स्केलर में आएगा ना। करो, सॉल्व करो। मुझे पूरा आंसर बताओ, तुम बताओगी। हमने मान लिया थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है, ठीक है, जो चेंज कर रहे हैं। कितना आएगा, लिमिट वो लगाना है ना सिर्फ, लिखिए क्या लिखेंगे, MB बाहर आएगा, इंटीग्रेशन का साइन, वर्क डन इन रोटेटिंग
कॉस जो तुम ढूंढ रही हो वहां पे वो गायब हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रही है। किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या मिलेगा, 0 आएगा ना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हम समझ रहे थे, यही बेचैनी है। ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, तो थीटा ढूंढ रही है, भूल गई कि दोनों तो थीटा बन रहा है, वो भी एक ही डायरेक्शन में, टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में, 0 नहीं हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे। क्या भाई गलत कह रहे हैं क्या कुछ? सही है। तो इसको मैं कहता हूँ इसको हटा ही तो खत्म करो, न रहेगा बात, समझे की बात। चलो क्या दिक्कत है, करें इसका एलएम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलो इन रोटेटिंग डाइपोल लिखो, डाइपोल फ्रॉम एंगुलर पोजीशन theta 1 to theta with respect to magnetic field WRT। थीटा कहां से बन रहा है, किसके रिलेशन बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बना रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा कि अभी भी नहीं हो पाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो मिल जाएगा W बराबर थीटा 1 से थीटा 2 MB sin थीटा d थीटा। B कांस्टेंट M कांस्टेंट बाहर ले लें। यस सर। थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा और d थीटा। अब ये भी नहीं कर पाओगे। MB cos थीटा। अरे MB cos थीटा कैसे आएगा रे, MB cos थीटा sin थीटा डिफरेंस इंडिकेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। चलिए ठीक है, ध्यान से करिए। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा माइनस cos थीटा, और ये जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब ये माइनस है तो पहले जाएगा माइनस cos थीटा 2 माइनस माइनस प्लस cos थीटा 1। तो सॉल्व करके अपन इसको क्या लिख सकते हैं, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आपको पहली बार ऐसा दिखेगा कि भैया फाइनल वाली वैल्यू बाद में लिखिए, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव ना होता तो ये पहले ही लिखते। किसी को इसमें दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, मैं ये करके दिखा दूंगा। अगर नहीं आता है तो देखिए, सबको आ रहा है ना, एक बार देखो बता दे रहे हैं। पहले अपन फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस cos थीटा 2, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर ये पहले से नेगेटिव है तो एक ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, और फिर थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो cos थीटा 1 बन जाएगा प्लस, और cos थीटा 2 नेगेटिव में रहेगा, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। यही इसका आंसर है, मतलब यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सर नमस्ते सर, बता दो, बता दिया बेटा, बता दिया भैया, पहले ही बता दिया। हाँ सत्यम ऑनलाइन है ना, लेकिन ठीक है आज पढ़ रहा है। चलिए, तो अब यहाँ से मैंने कंडीशन चेंज कर दी, केस नंबर 2 इसी में कहीं लिख दें। यस सर। छोटा सा है, छोटा सा केस है, तो केस 2 ये केस 1 करके लिख लो, है ना, ये जनरल केस हो गया। अब केस 2 में मैंने बोला कि हम थीटा 1 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी कर रहे हैं, 180। कितनी कर रहे हैं, या थीटा कर दें 180 में आंसर क्या आ जाएगा, cos 180 माइनस 1 होता है। चलो इसको थीटा कर देते हैं। ठीक है, जरा बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। तो W विल बी इक्वल टू व्हाट, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, कुछ नहीं करना है, वहां पे वैल्यू पुट करनी है। cos 0 क्या होता है, 1, और cos थीटा रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी बताओ, MB 1 माइनस cos थीटा। यही तो लिखना था बस इसमें। यस सर। लिख लीजिए। और 1 माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूले याद ही नहीं होते हैं आप लोगों को बेटा, गलत बात है। ये स्क्वायर होगा, अब इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 2 थीटा की जगह मैंने लिखा थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, यही तो होगा ना, हाफ कर दिया मैंने।
तो हाफ किया तो ये हो गया, तो इसका मतलब है 1 माइनस cos थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आप कर लेना, ये आपका एक और फॉर्मूला बन के तैयार। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लिख देते हैं। ठीक है, 2mb sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कई बार आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एक चीज जरा मुझे बताओ, मैंने एक चीज सिखाया था कि एक होती है आपकी, जब आप मोशन में होते हैं तो एक एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसकी वजह से अपन रेस्ट पे रहते हैं, वो कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम लोग किसी पे वर्क करते हैं तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, और जिसके ऊपर वर्क करते हैं उसके ऊपर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, सिंपल लॉजिक है। तो इसका मतलब जितना भी वर्क किया गया वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर स्टोर हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल लिखो। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो छोटा सा स्टार बना के, वर्क डन, ताकि कभी बाद में भूल जाओ तो काम आए। वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल in a uniform magnetic field is stored in the form of potential energy। ठीक है, ठीक है, यस सर, ऑफ डाइपोल। ठीक है, ऑफ डाइपोल। अब यहां से अपन कर सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे मान लो कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो भी वर्क डन किया, मान लेना थीटा से अपन 90 से अपन थीटा पे जा रहे हैं, या थीटा से 90 पे जा रहे हैं, थीटा से 90 पे जा रहे हैं गधो। अरे ये भूल जाते हो बार बार, पहले cos थीटा 1 आ जाता है और cos थीटा बाद में आता है ना, इस तरीके से। तो क्या आएगा, चेंज जो आएगा वही आपका स्टोर एनर्जी बन जाएगा, है ना। लिख डालो फिर इसी को, क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू क्या आ गई, u इज इक्वल टू mb 1 माइनस cos थीटा माइनस mb माइनस mb। गलत कर रहे हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस mb cos कितना आएगा, माइनस माइनस। बेटा सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करिए मैंने, और कुछ भी नहीं करा। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, कि एनर्जी स्टोर हो रही थी, है ना। तो जो भी हमने वर्क किया होगा उसका नेगेटिव वाला होगा ना, मेरा तो खर्च हुआ ना, मैं तो नुकसान हो गया, इसलिए यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इसको अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, m डॉट, ठीक है, नेगेटिव साइन, ठीक है, लिख डालिए इसको। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने 90 से थीटा की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 90 से अपन थीटा की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ऐसे परपेंडिकुलर रहा होगा, वर्क करके हम एक एंगल थीटा तक उसको ले आके रोक रहे हैं, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देख लेते हैं अगर इसमें कुछ और लिखाना है। अच्छा मुझे ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, ये कंडीशन बताओ, मैक्सिमम मिनिमम ये सब चीज़ें बता दो मुझे, इसको देख के बताना बेटा, बहुत आसान है। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, लिख लो u max
कब होगा बताओ भाई, एम बी आएगा जब थीटा 180, क्योंकि cos 180 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यू मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, 90 बोल देना, क्योंकि 0 पे 90 पर तो 0 हो जाएगी, लेकिन 0 पे निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन लिख डालो। ठीक है, तो जब थीटा 90 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसके पास, डायपोल के पास, अभी 7 मिनट है। ठीक है, बताओ जरा मुझे, मैंने कुछ पूछा है, मैंने कहा कि जब आपका m इज परपेंडिकुलर टू b होगा तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो बोलो 0 ना भाई। ठीक है, ये भी लिख लो। अब अगली क्लास से अपन पढ़ेंगे एटॉमिक मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब पूरी तरीके से हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे आ जाएंगे और चैप्टर अब खत्म हो जाएगा आपका। तो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इंपॉर्टेंट है, शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। मतलब पूरा मैग्नेटिज्म का आप थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आप जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 1 से मैक्सिमम 2 सेशन हो सकते हैं। ठीक है, और इसका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। फिर अपने स्टार्ट क्या कर देंगे, EMI पढ़ेंगे, और EMI थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। EMI में अच्छा करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन चाहिए आपको। ठीक है, अभी एक चीज बची हुई है बड़े भाई, जल्दी में। चलिए भाई, करिए क्वेश्चन करिए, बिना क्वेश्चन के क्लास खत्म होती ही नहीं मेरी कभी। क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न्स, तो ये n दिया हुआ है, एंड रेडियस ये r दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया, ध्यान देना। ठीक है, और करंट कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है 10, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। मुझे तो याद नहीं है कि मेरी ऐसी कोई क्लास थी जिसमें क्वेश्चन ना हुआ हो। ऐसी कोई क्लास हुई है आज तक? नहीं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 1.2 टेस्ला, बी भी दिया हुआ, सब इसे मार्क कर लिया करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। द फील्ड लाइन रन हॉरिजॉन्टली, डायरेक्शन भी दे दिया भाई तुम्हें। ठीक है, आगे देखिए, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल कैलकुलेट द फोर्स and the torque on the coil due to magnetic field, in which direction should a balancing torque should apply to prevent the coil from turning। ठीक है, ऊपर से दिख रहा है, हैंग कर दिया अपन ने, डायरेक्शन ऑफ करंट भी दे दिया है, सबसे अच्छी बात तो यही है। फिर अपने को m क्रॉस b निकालना है, m क्रॉस b से आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो बदल जाएगा, टर्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, आराम से करो, हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो, अगर टॉर्क से डर लगता है मैग्नेटिक फोर्स तो निकाल लो भाई। उसमें क्या सीखा था, IDL क्रॉस B, है ना। DL अपन छोटा एलिमेंट लेते थे, है ना, छोटा एलिमेंट, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे अपन ताकि टोटल लेंथ लेते थे, है ना, इस तरीके से। तो देखो क्या करते हो, करके दिखाओ तब तो जाने। तो मैं आपके लिए बस यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। करंट तो बताइए, ठीक है, DL कितना हो जाएगा, किसी को कुछ याद ही नहीं है, कोई कुछ बोलने ही नहीं चाहता। अरे गधों, जब लूप क्लोज्ड है, क्योंकि DL मैंने क्या बताया था, जब इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के, मतलब जब अपन एक वायर स्ट्रेट वायर लेते थे तब तो इनिशियल फाइनल होता था ना, तो उसमें ऐसा कुछ बनाया था डिजाइन, है ना, बोलता कि यहाँ और यहाँ के बीच में क्या करोगे, एक के शॉर्टेस्ट निकालोगे, वो L रिप्रेजेंट करता है। अब ये अगर सर्कल हो जाएगा तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही जगह है ना, DL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इतना, मतलब इस चीज को सॉल्व ही नहीं करना था अपने को। तो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अब करो, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमने 1 सेकंड के अंदर निकाल ली। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB साइन। अब टॉर्क पे आ जाओ, अब ये करके दिखाओ। अरे भाई, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे, वो भी मैं निकालूं, क्या करोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सामने की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, ये पेन मैग्नेटिक मोमेंट हो गई तुम्हारी।
एंगल कहाँ बन रहा है, इनके बीच में ऐसे बन रहा है ना। अब इसको अपन अगर स्क्रू बना के ऐसे टाइट करेंगे तो क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, हे बाबा ये क्या है, लूज कर रहे हैं ना, तो ये पेन कहाँ का जाएगी, ऊपर जाएगी ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो हमें रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ चाहिए, डाउनवर्ड। तो पहले टॉर्क की वैल्यू तो निकाल लो, और कितना थीटा बन रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कितना थीटा बन रहा है, अभी भी दिख रहा है क्या तुम लोग को, अरे यार इस सर्कल क्या है, सर्कल के हॉरिजॉन्टल ये x हो गया और ये z हो गया, तो 90 बन रहा है ना, इससे आसान क्वेश्चन हो भी नहीं सकता कोई। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, i की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ये नहीं पता वो तो तुम निकाल लोगे, सर्कल दिख ही रहा होगा, रेडियस दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर दिया हो, ध्यान देना उसका बड़े भाई लोग, सेंटीमीटर दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अब ये तुम कर लेना, ये मैं नहीं करूंगा। b की वैल्यू कितनी है 1.2 और ये साइन थीटा कितना जाएगा, साइन, तो इसको मिटा देते हैं 90, इतना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, जाएगा साइन 90, सॉल्व करिए आंसर बताइए कितना आएगा, आर स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 36 × 10⁻⁴, देखो ऊपर ऊपर जा रहा है, अरे गधे अब याद कर ले, आज याद करके जाएगा तू, ठीक है, जिंदगी में दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक। फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर उसको मीटर में करेगा तो कितना आएगा 10⁻⁻² मीटर, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जे, तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर कितना है 10⁻⁻, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, जाएगा 25 × 10 × पाई लिख देते हैं, 3.14 कर लेना, ये 6 का स्क्वायर था, मैं 36 लिख दूंगा और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख दूंगा 10⁻⁻4 into 1.2 into 1, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए, इसका आंसर आना चाहिए 3.39 न्यूटन, ये कर लेना भाई तुम लोग, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब इतना ही कम से कम मिनिमम हमें टॉर्क कितना चाहिए 3.39, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड, तो लिखना चाहे लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज वर्टिकली अपवर्ड, सर आगे 3.3, ठीक है, वेरी गुड। टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग एन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड, एन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है, ऑन द कॉइल, समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और यही क्लास एंड होगी, ये क्वेश्चन अच्छा है और बहुत आसान है, समझा देते हैं छोड़ देंगे इसके बाद, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 गॉस तुम्हारे साथ खेला गया है यूनिट में, ठीक है, इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव, तुम्हें क्यों पता रहता है, तुम्हारे दोस्त को बताना चाहिए, पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है, पढ़ाई करो भाई, ये सब सबको बताना चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर जानबूझ के क्या किया गया है, ध्यान रखो, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई की वैल्यू दे दिया, इज सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन द डिफरेंट केसेस शोन इन द फॉलोइंग फिगर, एक क्वेश्चन का जवाब सबको आना चाहिए, अभी जस्ट बताया हूं पीछे, मैग्नेटिक फोर्स इस सारे लूप पर कितना होगा, सबको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, क्या होगा, हाँ अरे अभी पीछे बताया था भाई, एक क्लोज्ड लूप में बस छोड़ दिया, 0, हाँ सर 0, अब तो कुछ तो गधों कुछ तो सीखो, हाँ बोलो 0, बिकॉज लूप क्या है क्लोज, बस छोड़ दिया मैडम, ठीक। अब इसमें टॉर्क तो लगेगा ना, टॉर्क को उससे कोई मतलब नहीं है, टॉर्क लगाना सब में, ठीक है, तो ध्यान से देखना, व्हाट इज द फोर इन ईच केस, पहले ही हो गया, व्हिच केस करेस्पॉन्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बताई थी, जब अगर अपन इसको डिस्प्लेस करें तो रीस्टोरिंग करने की इसका कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जहां होगी वहां पर हो सकता है, जहां नहीं होगी वहां, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, नहीं तो हम कराएंगे, कोई बात नहीं, ठीक, जा सकते हो तुम लोग।